सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 19 फरवरी पे हम पहुंच चुके हैं एंड आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ मुझे मिली। एक कैंडिडेट का फ़ोन आया, एक एस्पिरेंट का, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो पिछले एक साल से करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे और यूपी पीसीएस का जो अभी रिजल्ट आया है वो एग्जाम उन्होंने क्रैक कर लिया है। तो यूपी पीसीएस का 2019 का रिजल्ट जो है उसमें उनको सफलता मिली है और होपफुली आज हम एक इंटरव्यू भी जो है उनका करेंगे। आज या कल में एक इंटरव्यू जो है वो करेंगे लाइव और आपको दिखाएंगे भी सही। तो वो बताएंगे अपनी स्ट्रैटेजी उन्होंने कैसे फॉलो किया और इन एमसीक्यूज को उन्होंने कैसे यूज किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी जो थी इस एग्जाम के लिए करी, वो सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं, स्टैटिक पोर्शन उन्होंने कैसे कवर किया, मेंस के आंसर्स कैसे लिखे और किस तरीके से उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया। ये अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ शेयर करी जाएगी सो दैट अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी जो है आपको हेल्प करने वाली है। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और जल्दी से टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। तो हमारा जो डिस्कशन रहेगा ई छावनी पोर्टल के बारे में रहेगा, पेयजल सर्वेक्षण के बारे में जानेंगे, CECPA के बारे में भी होगा एक क्वेश्चन, एंटी रेडिकलिज्म बिल को लेकर भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद डिस्कशन होगा कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, देन ग्रेपनेट को लेकर एक क्वेश्चन है, कोवैक्स प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2025 एंड DIU के बारे में भी एक क्वेश्चन हमारा होने वाला है। से नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर एक तो लिंक दिया होगा, वहां पर एक फॉर्म भर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप के ऊपर ही जब भी कोई नया वीडियो हमारा पब्लिश होता है उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ऊपर ही आपको वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाया करेगा जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एनसीईआरटी का वीडियो आता है, डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, तो उसके लिए अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन आपको नहीं भी देता है सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन योर व्हाट्सएप। अदरवाइज यूट्यूब का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ और फिर डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर। देखिए, फेलियर जो होता है ना, दैट इज टेम्परेरी ओनली, वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, क्योंकि अगर आप मेहनत करते जाते हैं, अपने फेलियर से सीखते जाते हैं तो इवेंचुअली सक्सेस आपको मिल ही जाती है। लेकिन डाउटफुल व्यक्ति जो होता है ना, वो फेलियर आफ्टर फेलियर फेस करता जाएगा लेकिन सक्सेस उससे उतनी ही दूर होती जाएगी, क्योंकि उसके फेलियर का रीजन भी इनकेपेबिलिटी नहीं है उसका। ऐसा नहीं कि उसमें स्किल की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है, मेहनत की कमी है। डाउट जो है उसके दिमाग के अंदर, वो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है और इसी वजह से वो सक्सेस से दूर हो रहा है। तो कभी भी अपने दिमाग में डाउट मत आने दीजिएगा कि क्या आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे हजारों लोगों ने आपसे पहले भी इस एग्जाम को क्रैक किया, जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और कभी भी डाउट होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। चलिए, जल्दी से अपने मार्क्स को सेट करें, जल्दी से एक टारगेट को सेट करें कितना आप स्कोर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ आपके लिए रखी है वो 6 मार्क्स की रखी है। 6 तो आपको स्कोर करना ही करना है टू बी इन द सेफ जोन। नहीं हो पाएगा तो उसका यही तरीका है कि आप दोबारा से इस वीडियो को देखें विद इन 1 आवर और रिवाइज करके अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, सो दैट इज द स्ट्रेटेजी। अगर अपर ब्रैकेट में मतलब 6 से ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, इन दैट सिनेरियो व्हाट यू आर सपोज टू डू, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू रिवाइज इट एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स। 24 घंटे में एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 7-8 मार्क्स का जो आपका ये टारगेट आपने सेट किया और अचीव किया, ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन रिवीजन भी जरूरी होती है, क्योंकि जो ये 7 नंबर आपको मिले हैं तो इसमें से 3 क्यों नहीं मिले, वो भी एरिया को आपको कवर करना है। और इवन इन 7 के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ डाउट जरूर होगा। जब आप रिवाइज करेंगे तो वो डाउट्स दूर हो जाएंगे। और वैसे भी मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूं कि आप इन वीडियोस को देख के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स कभी भी फर्स्ट टाइम देखते हुए मत बनाइए। ये चीज आप बुक्स में भी अप्लाई करें। जब भी आप पहली बार कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, तो पहली बार में कभी भी नोट्स मत बनाइएगा। अदरवाइज बहुत सारी अननेसेसरी चीजें आपके नोट्स में चली जाएंगी। यहां पर भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखते हुए नोट्स मत बनाइए। पहली बार उसे देखिए, एंजॉय करिए, समझने की कोशिश करिए। जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको ध्यान से सुने, और सेकंड टाइम जब देखते हैं तब आप उसके नोट्स बनाइए। ये जो टॉपर थे उन्होंने भी ये चीज कही कि जब भी वो कोशिश करते थे मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देखने की, और उससे उनकी जो क्लैरिटी होती थी वो और धीरे धीरे और भी बढ़ जाती थी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आज के। तो बी रेडी टू गिव द आंसर। कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर इसका जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड DIU टू टैकल फाइनेंशियल फ्रॉड्स। फाइनेंशियल फ्रॉड्स को टैकल करने के लिए DIU डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट एक नोडल एजेंसी लॉन्च करी गई है अभी अभी रिसेंटली। आपको बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा या किस एजेंसी डिपार्टमेंट के द्वारा करी गई। आपको 4 ऑप्शन यहां पे दिए। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। सोचिए इसके बारे में और फिर इसका आंसर करें। चलिए, तो आपने जामतारा जैसी मूवी जरूर देखी होगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, नहीं देखी तो
मूवी में देखिएगा, यूट्यूब पे जाके उसका एक क्लिप जरूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो ये फाइनेंशियल कॉल्स, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जो कॉल करी जाती है, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर मांग लिया जाता है, आपसे दूसरे जो आपके क्रेडिट कार्ड्स के अलावा जो उसके पीछे एक सीवीवी नंबर होता है उसको भी जानने की कोशिश करी जाती है, और बहुत से लोग लालच में आके ये नंबर बता भी देते हैं और कहीं ना कहीं इस फ्रॉड का टारगेट बन जाते हैं। तो जब भी इस तरीके के कॉल आते हैं, सबसे पहले तो आप उन चीजों को अवॉइड करें, और हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे जो घर के बड़े बूढ़े हैं, क्योंकि उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, हो सकता है वो कार्ड यूज करते हो, उनको एटीएम से पैसा निकालना भी आता हो, लेकिन ये चीज ना पता हो कि लोग इस तरीके से कॉल करते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा इनाम जीता है, या फिर आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला है, तो आप जल्दी से ये 4-5 नंबर हमें बता दें, या आपके फोन पे जो कोड आया है वो हमें बता दें। तो उनको भी जानकारी देना, उनको भी अवेयर कराना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस चीज को भी प्लीज जरूर करिएगा ताकि इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स को काउंटर किया जा सके। तो यहां पे सुनने में लग सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लाया गया होगा, बट इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा एक नोडल एजेंसी जिसका नाम है DIU, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, इसको बनाया गया है ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स या फिर अनसोलिसिटेड कॉल्स कौन सी होती हैं, जिसमें कॉल करके आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, वो सारी अनसोलिसिटेड कॉल्स होती हैं। तो इन चीजों से बचा जा सके DIU को लॉन्च किया गया। DIU करेगा क्या? DIU कोऑर्डिनेट करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी, ताकि इस तरीके के जो धोखेबाजी करते हैं, इन लोगों को, धोखाधड़ी करते हैं इन लोगों को पकड़ा भी जा सके, और साथ ही साथ ऐसे इंसिडेंसेस को कम भी किया जा सके। चलिए, तो यहां पे आंसर हमारा डी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट गवी, GAVI की फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं इतना आपको क्वेश्चन पूछता हूं और इसके बारे में कुछ चीजें बताता हूं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इट इज अ ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। दो चीजें यहां पे दे रखी है, एक तो गवी की लोकेशन दे रखी है, और दूसरा बताया है गवी के बारे में कि गवी जो है इसका टारगेट या इसका पर्पस, इसका मैंडेट क्या है, दैट इज इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हर किसी के लिए इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, ये इसका मैंडेट है। गवी के बारे में सोचे क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। चलिए, कई बार इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के, एजेंसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आई रिमेंबर, आई थिंक इट वाज 2016 और 17 जब डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और आई सपोज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में शायद क्वेश्चन एक पूछा गया था। रादर जो लेस नोन एजेंसीज होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के द्वारा बनाए जाते हैं। हेडक्वार्टर क्या जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है इसका, तो यस, जनवरी 2000 में इसको बनाया गया था, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। गवी जो है बेसिकली एक ऑफिशियल गवी इसे कहते हैं, द वैक्सीन अलायंस है, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप को लेकर बनाई गई है, और इसका मकसद यही है कि हमें सभी को इम्यूनाइजेशन जो है प्रोवाइड करनी है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। गवी की फुल फॉर्म बताऊं तो मैं आपको कहूंगा कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। लेट मी राइट इट डाउन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। चलिए, सो दिस इज द प्राइमरी पर्पस। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। कल हमने डिस्कस किया था गवी, सैपी एंड WHO, ये काफी न्यूज में थे, और इनोवेटिव अप्रोचेस को डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ को और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने के लिए। साथ ही गवी जो है ये कोशिश करती है चिल्ड्रन लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, और पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो हेल्थ के ऊपर होता है। चलते हैं इसी से एसोसिएटेड सेपी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। सेपी है, इसके बारे में पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, उसको आप अंडरलाइन करें, सर्कल करें। इट वाज फाउंडेड इन 2017 एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस, स्विट्जरलैंड। इसको कहां पे कब फाउंड किया गया था, ये चीजें बता रखी है। हो सकता है सेपी की फुल फॉर्म भी मैं आपसे फिर पूछने वाला हूं। इट इज अ फाउंडेशन दैट टेक्स डोनेशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो फंडिंग है वो कहां कहां से करी जाती है वो बता रखा है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बताने वाला हूं। सोचिए इसके आंसर के बारे में। चलिए, तो डावोस स्विट्जरलैंड के अंदर ही अगस्त 2016 के अंदर इसको फाउंड किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ओस्लो, नॉर्वे के अंदर। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे में इसका हेडक्वार्टर है। नाउ इसकी फुल फॉर्म है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। चलिए, अब यहां पे बात करें कि 2016 में इसको फाउंड किया गया था, लेकिन
इसका जो फॉर्मेशन है वो 2017 में हुआ था, जनवरी 2017 में। तो बहुत जगह आपको दिखेगा कि फाउंडेड इन 2017। तो वैसे अगर आप सेपी की वेबसाइट पे जाएंगे sepi.net के ऊपर, तो वहां पे बताया कि फाउंडेशन 2016 में हुआ था और फॉर्मेशन 2017 में हुआ है। तो यहाँ पे 2016 विल बी मोर करेक्ट। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी वो इनकरेक्ट हो जाती है। इट इज ए फाउंडेशन जो कि अलग अलग जगहों से पैसा लेती है, पब्लिक, प्राइवेट, फिलेंथ्रोपिक, सिविल सोसाइटी। तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सेपी की साइट पे जाके मैंने चेक किया, बहुत सारी साइट पे 2017 भी दिया गया है, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन 2017 में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाउंडेड इन 2016 एज पर द sepi.net। फाउंडर्स कौन कौन थे? जर्मनी, नॉर्वे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जल्दी से यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो 2016 है, 17 नहीं है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो न्यू वैक्सीन शुड प्रिवेंट एपिडेमिक फ्रॉम बिकमिंग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। और सैपी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि काफी सारे जो मैंडेट्स होते हैं वो इसको दिए गए हैं, और ये सिर्फ आपके कोरोना वायरस तक ही लिमिटेड नहीं है। वेरियस वायरस, नीपा वायरस से लेके जो डिसीज एक्स है उसके कंसर्निंग पैसे को किस तरीके से चैनलाइज करना है और किस तरीके से वैक्सीन का डेवलपमेंट करना है, वो सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है एपिडा के बारे में, और एपिडा आप जानते हैं न्यूज में है। मैं इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछने वाला हूं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया कि इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, हो सकता है। इसके पास इंस्पेक्शन के राइट्स भी हैं, ये भी हो सकता है। इट इज एन एपेक्स एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट्स बॉडी सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो दिया है वो एक्सपोर्ट का दिया है, ट्रेड प्रमोशन को दिया है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी यहां पर बताया है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, एपेडा हमने कल डिस्कस किया था न्यूज को लेकर, ग्रेप नेट को लेकर, ये न्यूज में थी। ग्रेप नेट का अपग्रेडेशन जो है वो इसके द्वारा किया गया, ताकि यूरोपियन मार्केट्स में जो भी चीजें इंपोर्ट करी जाती हैं, ग्रेप जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं, उनका वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन जो है वो किया जा सके। ऐसा कोई नकली प्रोडक्ट हम ना दे। हमारा एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा जब उसकी विश्वसनीयता रहेगी। तो जब भी बाहर वाली कंट्रीज जो है वो हमसे कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको सही जानकारी मिलती है कि फ्रेशनेस कितनी है, किस किस जगह से ये आ रहा है, क्या क्या चीजों को फॉलो किया जा रहा है, कैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, ओनली देन दे विल ऑर्डर इट एंड ओनली देन आवर एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। अदरवाइज हमारा एक्सपोर्ट नहीं इंक्रीज होगा। तभी एक विश्वसनीयता के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इस तरीके की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए ये एक फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करी गई है एपिडा के द्वारा। नाउ एपिडा जो है एक एपेक्स एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा सेटअप करी गई है। बहुत से लोगों को लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा है। अगर मुझे भी नहीं पता होता और मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाता और मैं कॉमन सेंस यूज करने की कोशिश करता एपिडा को जानने के बाद कि एपिडा क्या करती होगी, तो हो सकता है मैं भी एग्रीकल्चर लिख देता, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म जो एपिडा की फुल फॉर्म है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो कहीं ना कहीं लगता है, वैसे तो एक्सपोर्ट भी दिया है तो कॉमर्स भी हमें लग सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर भी दिया है, पहला शब्द ही एग्रीकल्चर है, तो हमें लग सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर भी आ सकती है। तो वो गलती मत करिएगा जो यूपीएससी आपसे करवाना चाहते हैं, बी वेयर अबाउट दैट। सो हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इज इट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और मैंने आपको बताया भी था ये चीज कि यस, राइट टू इंस्पेक्शन दिया गया है। बेसिकली इसमें होता क्या है, मीट और मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर किसी भी तरीके की खराब चीज जो है उसको एक्सपोर्ट ना किया जाए, किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल ना किया जाए, स्टेल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना किया जाए। इसी वजह से टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन जो होते हैं वो एपिडा के द्वारा करे जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाम में ही एक्सपोर्ट आ रहा है। तो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट के लिए भेजे जाते हैं उसमें असिस्टेंस देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, फिजिबिलिटी स्टडीज करना, टाइम टू टाइम मीट और मीट प्रोडक्ट्स के स्लॉटर हाउसेस के इंस्पेक्शन करना, और प्रोसेसिंग प्लांट्स की इंस्पेक्शन करना, स्टोरेज प्रीमाइसेस जहां पे सामान को स्टोर करके रखा जाता है, कन्वेंस जहां से सामान को जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है, क्या वो साफ है कि नहीं है, क्वालिटी चेक्स करना, ये सभी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है कि फ्रांस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। बे ऑफ बिस्के जो है इसके ईस्ट में है, मेडिटेरेनियन सी इसके साउथ में है, नॉर्थ सी इसके वेस्ट में है। ये आपसे तीन चीजें यहां पर पूछी गई हैं और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। सोचिए। चलिए देखिए, फ्रांस अपने एक पर्टिकुलर बिल को लेकर न्यूज में क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। बे ऑफ बिस्के, मेडिटेरेनियन और नॉर्थ सी कहां पे। देखिए बे ऑफ बिस्के देखेंगे, दिस इज फ्रांस, ये इसके वेस्ट डायरेक्शन में है, राइट। दिस इज, अगर ये फ्रांस है तो ये इसका ईस्ट है,
ये इसका वेस्ट है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। मेडिटेरेनियन सी इसके साउथ में है, बे ऑफ बिस्के इसके वेस्ट में है और नॉर्थ सी इसके नॉर्थ में है। और अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो ये सारी कंट्रीज आपको दिख रही होंगी। चलिए, तो नॉर्थ सी वेस्ट में था, नहीं नॉर्थ सी तो नॉर्थ में था, तो ये वैसे ही गलत हो जाता है। मेडिटेरेनियन सी साउथ में था, यस ये तो साउथ में था। बे ऑफ बिस्के ईस्ट में था, नहीं ये वेस्ट में था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये यूरोपियन मैप मैं आपको धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक ही बारी में करेंगे एक दिन में। अगर आप मैप की बुक को खोल के बैठेंगे और कहेंगे, सोचेंगे कि आज मैं 10 घंटे लगा के पूरा मैप कर दूंगा, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि मेमोरी हमारी अलग अलग तरीके से काम करती है, हमारा ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन करता है। और जब भी हम इस तरीके की इंफॉर्मेशन, मैप रिलेटेड विजुअल मेमोरी वाली इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन को फीड करने लगते हैं, वो धीरे धीरे करके ही आपको दी जाती है और दी जानी चाहिए। नाउ जैसे होता है ना कि वी कैन ईट एन एंटायर एलिफेंट बट वन बिट एट ए टाइम, वन पीस एट ए टाइम। तो ये आपका पूरा सिलेबस और पूरा आपका मैप का बुकलेट कुछ इसी तरीके से एक हाथी की तरह ही है, जिसको आपको धीरे धीरे खत्म करना है। और वो खत्म आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा चंक्स के अंदर ही कर सकते हैं। एक ही बारी इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इस कोटेशन को, इस वाइजली सेइंग को याद रखिएगा, दैट यू कैन ईट एन एलिफेंट वन बाइट एट ए टाइम। तो ये जो आपका सिलेबस है और खासतौर पे जो आपका मैप है, मैप एक एलिफेंट की तरह एक बहुत बड़ा टास्क आपके सामने है, बट उस टास्क को धीरे धीरे करके ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक ही बारी में करने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको रोज कुछ ना कुछ मैप का नया आपको दे दिया करूं। और इवन संडे भी आने वाला है, संडे को भी मैप रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए, नाउ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर टुडे इज कि यूपीएससी का जो आपका डिस्काउंट है ये सिर्फ आज के दिन ही रहेगा, आज रात को 12 बजे तक ही रहेगा। आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने डिमांड किया था कि सर द सीरीज प्राइसेस लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, तो आप हमें डिस्काउंट दो। और लंबे समय तक के लिए डिस्काउंट के लिए रोज मैसेजेस आ रहे थे। तो आपको एंटायर फेब्रुअरी जो है वो ये डिस्काउंट दिया गया था। अभी तक का जितना टाइम, हमारे 19 दिन हो चुके हैं। टुडे इज द लास्ट डे। आप यूपीएससी कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट द 50% डिस्काउंट रात को 12 बजे तक। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर डिस्काउंट है उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद ये कोड जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा और काम नहीं करेगा। सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज सीरीज ऑन exam.netmock.com या netmock.com पे जाकर, तो आप उसे आज ही एनरोल कर लें। या फिर मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आज ही उसे कर लें। या फिर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को एनरोल करना चाहते हैं तो टुडे इज द लास्ट डे इफ यू वांट टू गेट द 50% डिस्काउंट। अगर आप इसे 50% के अंदर ही और कहीं तो 50% डिस्काउंट के साथ लेना चाहते हैं तो आज रात को 12 बजे तक ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज पास्ड एंटी रेडिकलिज्म बिल? तो कौन सी कंट्री ने अभी एंटी रेडिकलिज्म बिल को पास किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, यूके, यूएस, फ्रांस एंड जर्मनी। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज फ्रांस। काफी न्यूज में था, सी इज द करेक्ट आंसर। बिल जो है बेसिकली पास किया गया, ये स्ट्रेंथन करेगा कि किस तरीके से मॉस्क, स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब्स, यहां पर जो एक ओवरसाइट है उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि रेडिकल इस्लामिस्ट को यहां पर कर्टेल किया जा सके। ये यहां पर सिटीजन्स को सेफगार्ड करने के लिए फ्रांस के द्वारा लाया गया है। किस देश के द्वारा लाया गया, ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और इवन अगर आगे चलकर बाकी कंट्रीज में भी इस तरीके की डिमांड उठती है तो एक एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। तो ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, उस देश का नाम आपको पता होना चाहिए, क्यों लाया गया है वो पता होना चाहिए। तो यहां पे बताया जा रहा है कि फ्रेंच वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया। तो देश का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। यहां पर आपको नॉर्थ टू साउथ 4 मैंने आइलैंड्स के नाम दिए आपको। नॉर्थ टू साउथ इंडियन ओशन के चारों आइलैंड्स हैं, ठीक है, सारे के सारे इंडियन ओशन में ही है। कोई किसी कंट्री का है, कोई किसी कंट्री का कोई इंडिपेंडेंट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बट पहले, और मेरे स्टूडेंट ने कहा था कि सर जो मैप दिखाते हैं उसे मैग्नीफाई कर दिया करिए, तो मैं कोशिश करूंगा मैग्नीफाई करूं। नहीं करूं तो प्लीज मुझे दोबारा याद दिला दीजिएगा। चागोस दिया है, मालदीव्स दिया है, मॉरिशस दिया है, रीयूनियन दिया है। आपको इसको लगाना है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ क्या होता है? यस, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ऊपर से आपको नीचे आना है। और ये पूछा भी इसलिए गया है क्योंकि कैबिनेट ने अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो इंडिया और मॉरिशस के बीच में अप्रूव किया है, तभी मॉरिशस न्यूज में था। वैसे क्वेश्चन अगर CEP के बारे में पूछा जाएगा या फिर इस एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो ये मैप के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपसे पूछ लिया। सोचिए। चलिए देखिए, चागोस, मालदीव्स, मॉरिशस, रीयूनियन, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। मैप के ऊपर आपको दिखाने वाला हूं मैं, और इनकी लोकेशन देखते हैं यहाँ पे। तो अगर देखेंगे नॉर्थ से शुरू होना है तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले मुझे तो यहाँ पे मालदीव्स दिख रहा है। इससे ऊपर भी कोई है क्या? नहीं। सो मालदीव्स मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर नीचे आएंगे तो यहाँ चागोस भी दिख रहा है, ठीक है। और चागोस है नीचे, उसके डियागो गार्सिया यूएस को लेकर काफी न्यूज में था कुछ साल पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले।
और ये जो है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी बताया गया, जो चागोस आर्किपेलागो है आपका, ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मालदीव्स हो गया, नीचे चागोस हो गया, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको शोल्स दिख रहा है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रॉड्रिग्स दिख रहा है यहाँ पे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे पोर्ट लुइस मॉरिशस आपको दिख गया यहाँ पर, ठीक है। इवन मेडागास्कर भी आपका एक आइलैंड ही है। ये सेशल्स आपका है, ये सेशल्स दिख रहा होगा, लेकिन सेशल्स क्वेश्चन में नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। और रियूनियन आपका बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ गया। तो अगर ऊपर से देखें तो सबसे पहले मालदीव्स है, और उसके बाद आपका है चागोस, मालदीव्स के बाद है चागोस, देन उसके बाद है मॉरिशस, एंड फिर आपका है रियूनियन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। अब मार्किंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, मालदीव्स था, ठीक है। फिर क्या था, चागोस था। फिर क्या था, मॉरिशस था। और लास्ट में क्या था, रीयूनियन था, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या है 2, फिर क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4। तो आंसर क्या हो गया 2 1 3 4। सी इज द करेक्ट आंसर। अब मत भूलिएगा ये, और ये चीज भी ध्यान रखिएगा, इवन तो मैंने सेशल्स पूछी नहीं है, लेकिन अगर सेशल्स आप देखेंगे तो ये मॉरिशस और रियूनियन से ऊपर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया जल जीवन मिशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। यहां पे बेसिकली फंडिंग का एक मैकेनिज्म जो है ना वो बता रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन के अंदर अलग अलग तरीके से फंडिंग करी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, यूटी यूनियन टेरिटरी, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, इस केस में 100% फंडिंग भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है। लेकिन अगर बाकी चीजों की बात करी जाए, फॉर सिटीज विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, यहां पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल फंडिंग जो है वो 50% के आसपास रहती है। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है तो यहां पे 1/3 फंडिंग जो है सेंटर के द्वारा करी जाती है, और जहां पर मिलियन प्लस मतलब 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर सेंट्रल फंडिंग कितनी है, वहां पर सेंट्रल फंडिंग 25% है। ये आपको मिलान करना है, बेसिकली वेरियस पेयर्स के तौर पर भी आप देख सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स के तौर पर भी देख सकते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इवन मेंस के अंदर भी अगर आपको फंडिंग मैकेनिज्म पता है तो लिखने में जरूर लिखिएगा, और उसे अंडरलाइन भी करिएगा, ताकि एटलीस्ट जो इवेल्युएटर है, जो आपकी आंसर शीट को चेक कर रहा है, उसको ये कम से कम समझ में आए कि आपको इतनी डीप लेवल में जाके नॉलेज है, ताकि जब भी आप उन सिटीज के अंदर जाएंगे जहां पर आपको डीएम बनाया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इस मेरी सिटी के अंदर जब जल जीवन मिशन को लाया जा रहा है तो वहां पर कितनी फंडिंग सेंटर के द्वारा करी जा रही है और कितनी स्टेट के द्वारा करी जा रही है। ये तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए, और इसी से पता चलता है कि जो एस्पिरेंट है कि क्या सच में उसके पास अभी भी वो सिविल सर्वेंट बनने वाले जो एक आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या गुण हैं वो हैं या नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर होनी चाहिए। यहां पे तीनों ही जो आपकी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन के ऊपर क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि पेयजल जो सर्वेक्षण है वो काफी न्यूज में था। 10 सिटीज ये जो नाम दिए गए इनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे अभी 1-2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया। चलिए चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। द 9th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ई छावनी पोर्टल। ई छावनी पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ये बताएं, फिर ये पोर्टल है क्या वो मैं बताऊंगा। चलिए, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है, मीटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, नन ऑफ द अबव। सोचें। सो करेक्ट आंसर इज MOD के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी आपकी म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड चीजें होती हैं उनको ऑनलाइन डाल दिया गया है। जैसे कि अगर सुएज का एप्लीकेशन देना है वो भी ऑनलाइन चला जाएगा, इसी तरीके से लाइसेंसिंग जो होती है वो भी ऑनलाइन चली जाएगी। तो काफी सारी चीजों को जो आपके 62 कैंटोनमेंट एरियाज है उनको ई पोर्टल पे डाल दिया गया है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस हैज रोल्ड आउट द ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। तो नई ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी जो है MOES जो है वो लेके आया है, हो सकता है। लेट मी just change the color. Okay. Second, it is in line with the government of India's vision of New India by 2025. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो न्यू विजन है, और कहें तो इंडिया का जो विजन न्यू इंडिया का है 2025 वाला, उससे बिल्कुल अलाइन करती है। सोचिए इसके बारे में, जो रिपोर्ट है, जो पॉलिसी है, और फिर मिनिस्ट्री को भी देखिएगा, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो यस, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है उसने रोल आउट किया है ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को। हाउ एवर ये इन लाइन है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन जो कि 2030 का है। देखिए, वैसे फैक्चुअल चीजें इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं कि न्यू इंडिया बाय 2025 ये चीजें तो काफी बेसिक मानी जाती है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये साल तो कम से कम याद होना ही चाहिए। तो 2030 इज द राइट आंसर। न्यू इंडिया बाय 2030 उस विजन के साथ ये अलाइन करती है, ना कि 2025, क्योंकि ऐसा कोई विजन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या हाईलाइट करता है वो मैं आपको बता देता हूं।
इसमें बेसिकली मरीन सेक्टर, ब्लू इकोनॉमी की बात करी गई है, तो ऑफकोर्स हम मरीन सेक्टर की ही बात करेंगे। होलिस्टिक ग्रोथ की बात करी गई है, कोस्टल मरीन एरियाज की बात करी गई है, एग्रीकल्चर को डेवलप करने की, एक्वाकल्चर को डेवलप करने की बात करी गई है, मरीन फिशरी से लेकर फिश प्रोसेसिंग, साथ ही साथ इसमें लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है शिपिंग के अंदर, ट्रांसशिपमेंट को भी कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, कोस्टल एंड डीप सी माइनिंग कैसे करी जा सकती है, इन सब चीजों के ऊपर जिक्र किया गया। उसी को लेकर पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो फ्रेम किया गया है। अभी 2 मिनट के अंदर हम इसे रिवाइज करेंगे और फिर मैं आपसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछने वाला हूं, उसका आप आंसर करेंगे और जो हमारे विनर है वो भी मैं डिक्लेयर करने वाला हूं। चलिए तो क्वेश्चन देखते ही आंसर करने की कोशिश करिएगा। DIU के बारे में डिस्कशन हुआ था, मैंने आपको बताया था किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर करते रहिएगा बिल्कुल, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है और उसके कंसर्निंग आंसर के साथ साथ कुछ और नई चीज भी ध्यान आती है, जैसे कि याद आया कि DIU जो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए लाया गया, तो टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर कि फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए लाया गया। इससे आपको ही चीज एग्जाम के टाइम में याद रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन याद आता है तो वो टाइप कर दीजिए। जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड आपको ध्यान आती है, जितनी चीजें आप रिकॉल करेंगे और जितनी चीजें टाइप करके यहाँ पे पोस्ट करेंगे, उतनी वो चीज आप ही को एग्जाम में हेल्प करने वाली है। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ये चीज लाई गई है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो था वो गवी के बारे में था। गवी की फुल फॉर्म याद है तो वो लिख दीजिए, अदरवाइज हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है इसका। ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इसका बेसिक पर्पस है। ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड मैंने आपको बताया था और ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी आपको बता दिया था। चलिए, देन हमारा डिस्कशन सेपी को लेकर हुआ था। सेपी में मैंने आपको बताया था 2017 जो है उसमें फॉर्मेशन हुआ है, 16 के अंदर फाउंड किया गया है। पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक सिविल सोसाइटी से पैसा आता है, ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। ओस्लो नॉर्वे जो है वो भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो 2017 वाली चीज है वो करेक्ट कर लीजिएगा। फॉर्मेशन 2017 में है और इसकी फाउंडेशन जो है 2016 के अंदर एज पर द sepi.net। काफी सारी वेबसाइट पे 2017 ही वैसे लिखा गया है फाउंडेशन ईयर भी, बट हम जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस हिसाब से चलेंगे। देन नेक्स्ट डिस्कशन हमारा हुआ था एपेडा को लेके। एपेडा की मिनिस्ट्री जल्दी से मुझे बताएं, एपेडा की फुल फॉर्म मुझे बताएं, हेडक्वार्टर मुझे बताएं। तो यहाँ पे राइट टू इंस्पेक्शन जो है वो एपेडा को दिया गया है, चाहे वो स्लॉटर हाउसेस का हो, स्टोरेज हाउसेस का हो, कन्वेंस व्हीकल्स का हो, ताकि देखा जा सके जो चीजें एक्सपोर्ट करी जा रही हैं वहां पे क्वालिटी मेंटेन करी भी जा रही है या नहीं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। जो ये बॉडी है एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देती है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। फुल फॉर्म इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। देन फ्रांस के बारे में डिस्कशन हुआ था, इसके साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, बॉर्डर किससे टच होता है, कोई भी चीज आप इसको लेकर बता सकते हैं तो प्लीज उसको बता दीजिएगा। यूपीएससी डिस्काउंट का टुडे इज द लास्ट डे, रात को 12 बजे तक आप इस कूपन को यूज कर सकते हैं टू गेट द 50% डिस्काउंट। एंड आई सजेस्ट कि 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करके इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करें सो दैट एग्जाम में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। देन क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डिस्कशन एंटी रेडिकलिज्म बिल को लेकर हुआ था। कौन लेके आया है, आपको कंट्री का नाम बताना है। सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। पुट द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना था यहाँ पर, और मैंने आपको पूरे आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन है या फिर बताएं एक्सट्रीम साउथ में कौन है। मैंने आपको यहाँ पे मैप पे दिखाया था, एक बार यहाँ पे लार्ज करके दोबारा से आपको दिखा देता हूँ मैग्नीफाई करके। सो यहाँ हमने देखा था ऊपर नॉर्थ में, एक्सट्रीम नॉर्थ में मालदीव्स है, एक्सट्रीम साउथ में आपका रियूनियन है, बीच में मॉरिशस था और यहाँ पे चागोस है। इवन सेशल्स को भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। चलिए, देन जल जीवन मिशन में मिनिस्ट्री का नाम मुझे बता सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज मुझे बताएगा कि यूटी के केस में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितने परसेंटेज दिया जाता है। मैंने आपको पेयजल सर्वेक्षण पायलट प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया था, यहां पर कौन कौन सी सिटीज के ऊपर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया ये भी मैंने आपको बताया था। देन आपसे जो छावनी पोर्टल, ई छावनी पोर्टल है, इसके बारे में भी जिक्र हुआ था और मैंने यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री जो थी, मिनिस्ट्री का नाम बताया था। जल्दी से मुझे मिनिस्ट्री का नाम बताइएगा, कौन सी मिनिस्ट्री है। कैंटोनमेंट बोर्ड एरियाज में से शुरू किया जा रहा है म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। यहाँ पे मिनिस्ट्री नेम इज MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लास्ट क्वेश्चन में मुझे बताइएगा कि ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया और विजन ईयर जो है इसका वो कौन सा था वो भी मुझे बताइएगा। 2030 एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट इज रिलीज बाय। अभी एक रिपोर्ट IEO 2021 ले आई गई है, इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया ये मुझे बताइएगा। और जो आपका क्वेश्चन हम लाने वाले हैं मेंस का, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव द फिशरी सेक्टर। तो जो आपका मत्स्य क्षेत्र है इसके अंदर क्या क्या सरकार ने नई पहल की है उसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। और वैसे मैं आपसे
3 फ्रंट्स के बारे में पूछ चुका हूं, लेकिन आजकल काफी न्यूज में है, तो हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पूछ लिया जाए। इंटरव्यू में ज्यादातर वही चीजें पूछी जाती हैं जो कि उस टाइम पर न्यूज में होती है, क्योंकि आजकल न्यूज में यही चल रहा है। तो थर्ड फ्रंट इज रूइनिंग आवर कंट्री फ्रॉम विद इन, एज अ सिविल सर्वेंट हाउ वुड यू एबोलिश इट। तो तीसरा फ्रंट जो है, आप जानते हैं 3 फ्रंट्स, इवन हमारे जो आर्मी हेड है वो भी इस स्टेटमेंट को दे चुके हैं कि जो हमारी कंट्री है 2.5 फ्रंट वॉर जो है वो लड़ रही है। 2 फ्रंट तो हमारे इंडिया पाकिस्तान के हैं, हाफ फ्रंट विद इन द कंट्री जो है। तो यहाँ पे 3 फ्रंट जो है, थर्ड फ्रंट, इसको कैसे डील करेंगे आप, क्योंकि जो फर्स्ट 2 फ्रंट्स है पाकिस्तान चाइना को मैनेज करना, वो तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का काम है और वो उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन थर्ड फ्रंट को डील करना किसका काम है? थर्ड फ्रंट को डील करना हमारी गवर्नमेंट का काम है, सिविल सर्वेंट्स का काम है। एज एन आईएएस आईपीएस आपको भी ये चीज डील करनी पड़ेगी। इवन सिटीजन्स जो है हमारी कंट्री के, उनको भी इस चीज को डील करना पड़ेगा, उनको भी, सिविल सोसाइटी को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आपको यहां पे बताना है कि जो थर्ड फ्रंट हमारी कंट्री को अंदर से ही खोखला कर रहा है, उसको आप कैसे डील करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सेकंड चैनल पे अब वीडियो नहीं आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इसमें रिज्यूम करेंगे दोबारा से। अभी पीछे 2-3 दिन से कुछ इशू था जिसकी वजह से यहाँ पे वीडियो नहीं आ पा रहे थे, बट टुडे यू आर गोइंग टू गेट द वीडियो एट 9 PM, 9 बजे आपको यहाँ पर वीडियो आज मिल जाएगा। अपने जो आंसर्स हैं इन आप ग्रुप्स को सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर। मेंस का आंसर्स यहां पोस्ट करिएगा, इंटरव्यू का आंसर यहां पोस्ट करिएगा, एंड आई विल आल्सो रिव्यू सम ऑफ योर आंसर्स। जो विनर है वो है बेबी कुमारी, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जो आपको पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। मार्क्स को आप जल्दी से लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर, कितना आपने स्कोर किया। अपर 2 ब्रैकेट्स में तो बहुत अच्छी बात है, लोअर ब्रैकेट्स में तो इंप्रूव करने की कोशिश करें, और सेकंड टाइम देखकर नोट्स जरूर बना लीजिए। देखिए नोट्स जो होते हैं ना आपके, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। नोट्स बनाना काफी जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं, किसी और के नोट्स नहीं, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स नहीं, टॉपर्स के नोट्स नहीं, सेल्फ मेड नोट्स जो होते हैं वो आपको लास्ट टाइम में हेल्प करते हैं। बीच बीच में भी उनको रिवाइज जरूर करिएगा, लेकिन लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम होने से 2-3 दिन का पहले का टाइम होता है, जब रिवीजन करनी होती है सारी चीजें, जब आपको दोबारा से अपने माइंड के अंदर वो चीजें फ्रेश करनी होती है, तब ये चीजें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही करती हैं। इवन दो जब आप इसे साथ के साथ भी बनाते हैं, जब खुद टाइप करके या खुद राइट करके हाथ से लिख कर ये नोट्स बनाते हैं, तो वो आपकी मेमोरी में चीजें और भी अच्छे से दर्ज होती है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं तो। ठीक है, अपनी जो अटेंडेंस है वो भी मार्क कर दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे आपको वीडियोस के लिंक्स, जो भी ऑफर्स आते हैं वो, और सारी पीडीएफ्स वगैरह यहीं पे शेयर करी जाती है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी सून, बिकॉज 2:30 पे भी एक हमारा लेक्चर रहने वाला है, और उसके बाद बैक टू बैक हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं, 6 बजे भी, 10 बजे भी, उसमें फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।